हाँ जी बेटा, इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक आता है वो आता है एंजाइम। देखो लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो एंजाइम वाला टॉपिक है ना, ये सिर्फ हमारे वैसे ही इम्पोर्टेंट नहीं है कि हाँ ठीक है सिलेबस में है, नोमेनक्लेचर है, नहीं। नीट के अंदर और जीपीएमआर के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन 110% हर साल इस टॉपिक से आते हैं। एंजाइम्स वो प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस जो कि किसी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन देमसेल्व्स। प्रोटीन के बने हुए वो चीज़ें, वो सब्सटेंसेस जो कि क्या करती है बेटा, खुद में चेंज ना करके किसी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे। दैट मीन्स विच एक्ट एज ए बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। देखो रिएक्शन होती है, ठीक है, मान लो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, वो जुड़ेंगे जब वाटर बना, तो एक तो वो नॉर्मली जुड़ रहे हैं, एक कोई कैटालिस्ट आया और उन्होंने उसको स्पीडली जोड़ा, तो जिसने उनको बाइंड किया उसको हम क्या नाम देते हैं, कैटालिस्ट के नाम से जानते हैं। लिविंग सेल में, ठीक है, कैटालिस्ट जो कि फिजिकल वर्ल्ड में मिलते हैं उनमें और जो एंजाइम में आगे भी डिफरेंस आएगा। जो मेन फर्क है वो यही है दैट एंजाइम्स आर फाउंड ओनली इन द लिविंग सेल। क्लियर? किसी भी सेल की जो रिएक्शन की स्पीड होती है उसको जो इंक्रीज कर दें उन्हीं को हम नाम देते हैं एंजाइम, और दे आर ऑल्सो नोन एज द बायोकैटालिस्ट। क्लियर? अगर अब हम एंजाइम की बात करेंगे, जो ये टर्म एंजाइम थी वो दी थी कुहेन ने इन 1878। क्यों? क्योंकि बेटा एंजाइम 1878 में दिया गया था वर्ड। इससे पहले तो उनको फर्मेंट्स बोला जाता था कि कोई भी ऐसे कैटालिटिकली एक्टिव सब्सटेंस है जो कि किसी की भी रिएक्शन स्पीड को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो टर्म किसने दी थी? कुहेन ने दी थी। कब दी थी? 1878 में। लेकिन एक्चुअल में जो एंजाइम्स को फाइंड आउट किया था वो साइंटिस्ट था बचनर, बट ही फाइंड आउट देम इन ए एक्सीडेंटल डिस्कवरी। फर्मेंटेशन का मतलब होता है खमीर उठना। बचनर ने 1897 में क्या देखा बेटा, कि जो फर्मेंटेशन होती है शुगर की, ठीक है, जो फर्मेंटेशन हो रही है शुगर की वो सिर्फ लिविंग सेल की वजह से नहीं होती, लेकिन लिविंग उस ईस्ट के अलावा भी कुछ और होता है। क्लियर? अब उसने क्या किया, उस एक्सट्रैक्ट को ये बताया कि वो पक्का कोई बायोकैटालिस्ट है जिसने कि उस प्रोसेस को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो जो बचनर था उसने उस सब्सटेंस से, उस मटेरियल से पहले एंजाइम को एक्सट्रैक्ट आउट किया। 1897 में उसको ये चीज़ पता चल गई थी। 1903 में उसने सबसे पहला जो एंजाइम था उसको क्या कर लिया था, आइसोलेट यानी कि सेपरेट कर लिया था उस फर्मेंटिंग सॉल्यूशन में से, और इसकी वजह से 1903 में बचनर को नोबेल प्राइज दिया गया। हम ये मानते हैं कि जो एक सेल होती है उसमें लगभग 5000 केमिकल्स होते हैं, और इतने केमिकल्स होने की वजह से इनकी जो सेल्स होती हैं, इनकी जो रिएक्शंस होती हैं वो भी क्या होती है बेटा, ज़्यादा। तो ये जितनी भी जो रिएक्शन होने के लग रही है सेल में, सबका अपना एक पर्टिकुलर एंजाइम है। देखो अगर कार्बोहाइड्रेट को टूटना है तो अमाइलेज ही आएगा, लिपिड को टूटना है तो लाइपेज आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें प्रोटीन की तो उसके लिए पैप्सिन है, ट्रिप्सिन है, ये सारे एंजाइम्स रहते हैं जो कि उसको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। एंजाइम्स जो कि एक लिविंग सेल के अंदर फंक्शनल होते हैं, एज फाउंड आउट बाय द बचनर, दे कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सेल। यानी कि बचनर ने कहा कि हम इन एंजाइम्स को सेल से एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं और इनसे कैटालिस्ट बना सकते हैं विच कैन ऑल्सो एक्ट आउटसाइड द लिविंग सेल। क्लियर बेटा? अगर हम कुछ एंजाइम्स की बात करें तो उनको एक सेल रिलीज करती हैं और फिर वो लोग एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि एक सेल से बाहर निकल के एज कैटालिस्ट का भी काम करते हैं, जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम। ग्लैंड्स रिलीज करती हैं, वो लोग एलिमेंट्री कैनाल में आते हैं और एलिमेंट्री कैनाल में आने के बाद वो किसी चीज़ को डाइजेस्ट करते हैं। क्लियर? अगर अब हम इनकी बात करें तो कई सारे ऐसे भी एंजाइम्स हैं जो कि आज के टाइम पे मेडिसिन्स में या केमिकल्स वगैरह की फॉर्मेशन में यूज हो रहे हैं। काफ के स्टमक से रेनिन एंजाइम को लिया जाता है और उससे रेनेट टैबलेट्स बनवाई जा रही है।
इन रेने टैबलेट की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रीज़ वगैरह में या लार्ज स्केल के ऊपर बेटा मिल्क की कोएगुलेशन होती है, चीज़ या उसके मिल्क के कोई भी प्रोडक्ट वगैरह बनाने। तो एंजाइम्स, वो एंजाइम जो कि एक सेल के बाहर काम करते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सो एंजाइम। जैसे हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो गए, ठीक है, हमारे आंसुओं में जो लाइसोजाइम होता है, लेकिन वो एंजाइम जो कि लिविंग सेल के अंदर फंक्शनल होते हैं उनको बोलते हैं एंडो एंजाइम्स। नेक्स्ट यूनिट जो प्लांट फिजियोलॉजी आएगी उसमें हम पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल। क्लियर कि कैसे एटीपी की फॉर्मेशन होती है। तो वो जितने भी जो एंजाइम्स हैं बेटा, या ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के टाइम पे रेस्पिरेशन में आता है ना, उस टाइम पे जो भी एंजाइम रहता है वो सेल के अंदर काम करते हैं, और सेल के अंदर काम करने वाले एंजाइम को हम नाम देते हैं एंडो एंजाइम। क्लियर। तो देखो दो चीजें हैं, क्या वो वाला केमिकल जिसके ऊपर एक एंजाइम काम करता है, यानी कि जैसे कि हाइड्रोजन है, उसने हाइड्रोजन को वाटर में चेंज किया तो उसने H+O इन दोनों के ऊपर काम किया। तो वो बायोकेमिकल जिसके ऊपर एक एंजाइम काम करता है, जिनके ऊपर काम करता है, उनको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। और उसको जोड़ना किस किस को है, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को, उनको बोलेंगे रिएक्टेंट। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और उसके बदले में क्या बना, वाटर बना, वाटर हो गया प्रोडक्ट। तो समझे बेटा, जिसके ऊपर ये एंजाइम्स काम करते हैं उनको बोलते हैं सबस्ट्रेट। जो लोग काम करने वाले हैं, यानी कि जो एक दूसरे के साथ जुड़ने वाले हैं, जो भी रिएक्शन शो करने वाले हैं, उनको बोलेंगे रिएक्टेंट। और बाद में जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होती है तो जो चीज़ बनी, फाइनल जो प्रोडक्ट बना, उसको हम क्या नाम देते हैं, प्रोडक्ट के नाम। या फिर जो फाइनली प्रोडक्ट बना उसको हम नाम देते हैं एंड प्रोडक्ट। तो आगे चल के यहाँ पर हम एक पूरा टॉपिक पढ़ेंगे एक्टिव साइट। देखो ह्यूमन बॉडी है, मैंने आपके हाथ या अपने खुद के हाथ पीछे की साइड बांध दिए और मैं कहूँ कि चलो ये काम करो, मान लो हमारे हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, तो और मैं कहूँ कि चलो भाई अब किसी चीज़ को कट करो या स्किप करो, कुछ भी करो। तो देखो बेटा, हमारी पूरी बॉडी है, हमारी पूरी बॉडी है, लेकिन हमारी बॉडी की मेन एक्टिव साइट कौन है, हमारे हाथ हैं, है ना। अनियन काटनी, प्याज काटनी है, टमाटर काटना है, मम्मी सब्जी बना रही है, तो उनके पैर थोड़े ना उस चीज़ में लग जाते हैं। उस चीज़ में कौन लगता है, हमारे हाथ लगने के लग रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी जो ये पूरी बॉडी है, इस पूरी बॉडी में जो सबसे मेन है वो है हमारे हैंड। आप कोई भी काम कर लो अपने हाथों के बिना नहीं कर सकते। इसी तरह कंप्लीट एंजाइम काम में नहीं आता है। एंजाइम का एक पर्टिकुलर हिस्सा रहता है, एक पर्टिकुलर पार्ट रहता है जो कि उस केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट करवाता है, और एंजाइम के उसी हिस्से को हम नाम देते हैं एक्टिव साइट। जैसे हमारे हाथ हमारी एक्टिव साइट होते हैं, एंजाइम के लिए उस रिएक्शन को जो कैरी आउट करवाती हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, एक्टिव साइट। क्लियर। अब बात आती है कि क्या इनकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, हजारों ऐसी रिएक्शन है हमारी बॉडी में जिनको कि एंजाइम्स करवाते हैं। एंजाइम्स पर्टिकुलर कैटालिस्ट है जो कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ही काम करते हैं। क्लियर। एंजाइम मेडिएटेड रिएक्शन डू नॉट, यानी कि अगर मान लो किसी चीज़ में एंजाइम है तो वो कहेंगे कि भाई हम किसी भी काम को स्मूथली कर देंगे, हार्श ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। एक पर्टिकुलर पीएच पे डाइजेस्टिव सिस्टम जब हमने पढ़ा था 10th क्लास में, उसमें हमने पढ़ा था कि सलाइवा के एंजाइम का अलग पीएच है ना, स्टमक के एंजाइम्स अलग पीएच पे काम करते हैं, या जब हम बात करेंगे पैनक्रियाज की, इंटेस्टाइन के एंजाइम, सबका पीएच अलग, यानी कि हर एंजाइम अपने ही स्पेसिफिक पीएच के ऊपर काम करता है, फेवरेबल कंडीशन के अंदर करता है, एंड दे आर हाईली रेगुलेटेड। हम इनको आराम से कंट्रोल कर सकते। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, यानी कि अगर हम वैसे बात करें तो एक टेस्ट होता है बेटा एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसिड। एड्स वगैरह या जो कैंसर जैसी डिजीज रहती हैं उनको डिटेक्ट आउट करने में ये हेल्प करते एलिसा टेस्ट, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। एंजाइम बेस्ड टेस्ट होता है एलिसा। एंडोन्यूक्लियस,
जेनेटिक इंजीनियरिंग हमारे कंप्लीट एक यूनिट आएगी 12th क्लास में कि जीन्स को ट्रांसफ़र किया जाता है, जो हाइब्रिड वैरायटीज़ तैयार की जा रही है। कैसे कि डीएनए को कट किया जाता है फिर ट्रांसफ़र। डीएनए को जिन एंजाइम की हेल्प से पर्टिकुलर साइट से कट किया जाता है बेटा, उनको हम नाम देते हैं एंडोन्यूक्लिएज। अल्कोहल इंडस्ट्री में अल्कोहल बनाने में भी एंजाइम्स काम में आते हैं, डिटर्जेंट, ठीक है। जैसे कि जो लॉन्ड्री वगैरह में जितने भी, देखो लॉन्ड्री में कई बार हम ऐसे कपड़े दे देते जिन पे हल्दी लगी रहती है, ऑयल लगा रहता है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर होके आ जाते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रोटीएज, प्रोटीन को तोड़ने वाले, ठीक है। जैसे हम जो बर्तन साफ करते हैं उसमें डिश वॉशिंग में कौन सा होता है? अमाइलेज एंजाइम होता है। बेबी फूड, बच्चों में बच्चों के सेरेलैक आते हैं कि इजीली उनका जो फूड है वो उनको सॉलिड भी मिल जाए, डाइजेस्ट भी हो जाए। उसके अंदर ट्रिप्सिन एंजाइम रहता है जो कि उस फूड को डाइजेस्ट करने में उन बच्चों के अंदर हेल्प करता है। कई बार हमारी ब्लड वेसल्स में क्लॉट बन जाते हैं, एक स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम होता है बेटा, उसको ब्लड वेसल्स के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है उन ब्लड क्लॉट वगैरह को कट करने के लिए। चीज़ बता दिया, जो रेनिन एंजाइम है उससे रेनिन टैबलेट्स बनवाई जा रही हैं। देखो मार्केट का जो फ्रूट आता है, फ्रूट जूस जो आता है, बिल्कुल क्लियर होता है। किस लिए होता है बेटा? क्योंकि जब उसके फ्रूट जूस निकाल लेते हैं, प्रिजर्वेटिव ऐड करने से पहले उन फ्रूट्स में पैक्टिनेज एंजाइम मिलाया जाता है ताकि उनकी क्लियरेंस इंक्रीज हो जाए। प्रोटीएज एंजाइम, जैसे कि जो ब्रेड होती है या मीट वगैरह होती है, देखना काफ़ी सॉफ्ट होती हैं, या जब हम बात करेंगे क्या नाम है ये बियर, बिल्कुल कैसी आती है? चिल आती है और एडिड आती है, उनके अंदर इन एंजाइम्स को ऐड किया जाता है। इतना क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि केमिकल नेचर क्या होता है एंजाइम्स का। देखो जितने भी एंजाइम्स हैं ऑल आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन। हमने प्रोटीन्स के टाइप पढ़े थे ना। देखो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। क्लियर कि जितने भी एंजाइम्स रहते हैं, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के ऑल आर ग्लोब्यूलर। क्लियर, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स के बने रहते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। राइबोजाइम, आरएनए का एक एंजाइम रहता है बेटा जिसको कि हम नाम देते हैं राइबोजाइम। इसके अलावा कुछ एंजाइम ऐसे भी हैं जिसमें नॉन प्रोटीन ग्रुप है। हीमोग्लोबिन, आगे हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे, हीम प्लस में ग्लोबिन। ग्लोबिन तो प्रोटीन है, लेकिन हीम क्या है? नॉन प्रोटीन, आयरन है। तो इस बिहाफ पे एंजाइम्स को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, सिंपल और कंजुगेट। देखा, अगर सिर्फ प्रोटीन के बने हुए हैं तो सिंपल, लेकिन अगर प्रोटीन के अलावा उसमें कोई नॉन प्रोटीन पार्ट भी है तो इस टाइप के एंजाइम को हम नाम देते हैं कंजुगेट। क्लियर बेटा? वो एंजाइम्स जिसमें जो सिर्फ प्रोटीन के बने हुए हैं, पैप्सिन है, ट्रिप्सिन है, यूरिएज है, लेकिन वो एंजाइम जिसमें प्रोटीन के अलावा कोई नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको बोलते हैं कंजुगेट एंजाइम। अब यहाँ पर टर्म आराम से सुनते जाना, एक प्रोटीन पार्ट है और एक नॉन प्रोटीन पार्ट। तो कंजुगेट एंजाइम में जो प्रोटीन पार्ट होता है, ठीक है, कंजुगेट एंजाइम में जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एपो एंजाइम, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको बोलते हैं कोफैक्टर। जैसे हीमोग्लोबिन, तो हीम और ग्लोबिन, ग्लोबिन तो हो गई एपो एंजाइम और हीम हो गया उसका कोफैक्टर। इतनी चीज समझ में आई। और एपो एंजाइम प्लस में कोफैक्टर इज नोन एज होलो एंजाइम, यानी कि इनको प्लस कर दो तो उस कंप्लीट को हम क्या नाम देते हैं? होलो एंजाइम के नाम से जानते हैं। तो जो एक्टिव साइट होती है उसमें दोनों रहते हैं, प्रोटीन पार्ट भी रहता है बेटा और नॉन प्रोटीन पार्ट भी। इतना हो गया। तो कोफैक्टर यानी कि जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, ये उसकी बात करने के लग रहा है, साइज में छोटा होता है, स्टेबल होता है हीट के ऊपर, ठीक है, और कंजुगेट एंजाइम का हिस्सा होता है। ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक किसी भी सब्सटेंस का बना हुआ हो सकता है। कोफैक्टर की बात चल रही है, तो जो ये ऑर्गेनिक कोफैक्टर, हमने क्या कहा, या तो ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं या इनऑर्गेनिक नेचर के। तो जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स होते हैं वो दो टाइप के, कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक। क्या? ऑर्गेनिक वाले दो टाइप के, कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक। देखो कोएंजाइम इजीली सेपरेबल नॉन प्रोटीन,
ऐसे ऑर्गेनिक कोफैक्टर जिनको कि हम इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं, इजीली सेपरेट कर ले उनको हम बोलते हैं कोएंजाइम। लेकिन जो अपने एपो एंजाइम का मतलब है जो अपने प्रोटीन पार्ट के साथ बहुत फर्मली स्ट्रांगली अटैच हुए रहते हैं, दे आर नोन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। और हीमोग्लोबिन का जो हीम है इट इज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे बेटा वहाँ पर प्रोस्थेटिक आता है या कई जगह आ चुका है, आगे से याद रखना। प्रोस्थेटिक का मतलब होता है कि कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट का वो हिस्सा जो कि अपने प्रोटीन पार्ट के साथ फर्मली अटैच हुआ रहता है। हीम बायोटीन, तो हीम आयरन कंटेनिंग प्रोस्थेटिक ग्रुप रहता है जो कि कहाँ मिलता है हमें, हीमोग्लोबिन में देखने को मिलता है। इतना हो गया। तो जो ये प्रोस्थेटिक चाहे कोएंजाइम है या प्रोस्थेटिक है, दे टेक पार्ट इन ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन, जो पूरे ग्रुप में रिएक्शन चलती है उसमें रहते हैं ये लोग। प्रोस्थेटिक ग्रुप को एक सिंगल एपो एंजाइम चाहिए, मतलब एक ही एपो एंजाइम की हेल्प से, यानी कि जो अटैच हुआ रहता है वो सिर्फ एक एपो एंजाइम को लेकर किसी भी चीज़ को ट्रांसफ़र कर देगा। लेकिन जो ये को एंजाइम्स रहते हैं इनको एटलीस्ट 2 एपो एंजाइम चाहिए। क्यों? एक जिसकी हेल्प से किसी चीज़ को पिकअप करेंगे और दूसरे जिसकी हेल्प से किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये जो को एंजाइम्स होते हैं बेटा, इनके 3 मेन फंक्शन होते हैं। क्या क्या? असेंशियल फॉर ब्रिंगिंग सबस्ट्रेट इन कॉन्टैक्ट विद द एंजाइम। सबसे पहले जो सबस्ट्रेट होता है जिसको चेंज होना है उसको एंजाइम के कॉन्टैक्ट में लाएंगे, फिर वो प्रोडक्ट को रिएक्शन में से उठाते हैं और फिर प्रोडक्ट को वो दूसरे रिएक्टेंट के पास सेंड कर देते हैं। क्लियर? चलो जी। उसके बाद आपको एपो एंजाइम को एंजाइम में डिफरेंस करना है, प्रोस्थेटिक ग्रुप और को एंजाइम के अंदर डिफरेंस करना है। अब कहता है कि कई सारे को एंजाइम्स रहते हैं जो कि वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन है? बी है, विटामिन सी है, इनके बने हुए रहते हैं। तो बेटा जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हो गए, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर जो कि कैल्शियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, इन सब चीज़ों के बने रहते हैं। एंड दीज इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स एक्ट एज ए एक्टिवेटर्स। किसका काम करते हैं वो? एक्टिवेटर्स का काम करते हैं। क्लियर? अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक्टिव साइट्स, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, नोमेनक्लेचर, इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में।